हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी अस्वस्थ जीवन की कामना नहीं करता, लेकिन हम अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं? अपने जीवन में कितने बदलाव लाते हैं? बहुत कम। वैसे जो लोग इसके लिए थोड़ी भागदौड़ करते हैं, उनके भी तरीके अलग होते हैं। कोई योग का सहारा लेता है तो कोई दवाइयों का, कोई घरेलू उपचार का तो कोई पश्चिमी उपचार का। सभी का लक्ष्य होता है कि वो ऐसी स्थिति बना पाएं जिसमें वो शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से रोगों से मुक्त रहें। आयुर्वेद सालों से कुछ विशेष तरीकों को अपनाता आया है जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो स्वस्थ जीवन सिर्फ एक कामना नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ आयुर्वेदिक टिप्स। नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम एक एक कर आपको बताएंगे कि आयुर्वेद की किन बातों को जीवन में उतार कर आप एक सफल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन आयुर्वेद की एक ऐसी प्राचीन विधि है जिसे अब पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिटेशन से आपका मन शांत रहता है और आप काफी रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। ये खुद पर कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आप हर वक्त तनाव में रहते हैं तो मेडिटेशन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेडिटेशन में श्वास जागृति के साथ मूविंग मेडिटेशन या योग भी शामिल होता है। मेडिटेशन की वो तकनीक अपनाएं जो आपको अच्छे से समझ आए। जितना आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे उतना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे आपको किसी बीमारी से जूझने की शक्ति मिलती है। अगला है प्राणायाम, एक ऐसी क्रिया जो खुली हवा में की जाती है। प्राणायाम का मतलब है अपने सांस को नियंत्रित करने के साथ ही रेगुलेट करना, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। प्राणायाम एक बहुत आसान क्रिया है। प्राणायाम की कपालभाति क्रिया बहुत लोकप्रिय है। इस प्राणायाम में श्वास को दोनों नासिकों द्वारा पूरी शक्ति के साथ निकालते रहें। इस प्राणायाम से चेहरा कांतिमय एवं तेजमय होता है तथा दमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कब्ज, गैस, डिप्रेशन, प्रोस्टेट एवं किडनी संबंधित सभी रोगों में बहुत ही लाभ मिलता है। अगला टंग स्क्रैपिंग यानी जीभ की सफाई आयुर्वेद के अनुसार आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके टेस्ट बड्स बैक्टीरिया और प्लाक से ढके रहेंगे तो आपको खाने का स्वाद नहीं आएगा। इससे आप अधिक नमक या अधिक चीनी खा सकते हैं। टंग स्क्रैपर को आराम से जीभ पर चलाएं। 1-2 मिनट तक हर दिशा में सफाई के बाद खुला कर लें। इसी तरह से मसाज करने से भी शरीर को बहुत फायदा होता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, त्वचा को कसाव मिलता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। शरीर के साथ साथ ही मन पर भी मसाज का अच्छा प्रभाव पड़ता है। मसाज करने से तनाव दूर होता है और हल्कापन महसूस होता है। आयुर्वेद मसाज के लिए तिल के या फिर नारियल के तेल की सलाह दी जाती है। मसाज करने के लिए तेल को हल्का गर्म कर लें, फिर घड़ी की सुइयों की दिशा में हल्के हाथ से मसाज करें। ऐसा करने से शरीर के सभी अंग स्वस्थ और चुस्त बने रहते हैं। अगला जरूरी भाग है त्वचा की डिटॉक्सिफिकेशन। जब त्वचा को भाप दी जाए या शरीर का तापमान बढ़ाया जाए तो उसमें से शरीर की अशुद्धियां पसीने के रूप में निकल जाती हैं। पसीना बहने से सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आपके शरीर में जरूरत जितना पानी ही बचता है। इसके लिए इस बात पर ध्यान दें कि त्वचा स्वस्थ है या नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी दिनचर्या। आपको समय पर उठना और समय पर सोना चाहिए। भोजन और सभी कार्य समय पर ही करने चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या का मतलब है स्वस्थ जीवन। अगला है आहार। समय पर भोजन लें, हल्का स्वस्थ नाश्ता करें। दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हमारी पाचन क्षमता काफी सशक्त होती है, तो दोपहर में आप जितना पौष्टिक खाना खाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय आप जरूरत से ज्यादा खा लें। इसका मतलब ये है कि आप नाश्ता और रात के खाने में हल्का खाना खाएं और दिन में उनकी तुलना में थोड़ा भारी खाना खाएं। और एक और अहम बात, ठंडा पानी आपकी पाचन क्रियाओं पर असर डालता है। इसकी बजाय गुनगुना या हल्का गर्म पानी पिए, साथ में अदरक वाली चाय। आयुर्वेद के अनुसार अदरक की चाय पाचन क्षमता को बढ़ाती है। शुरुआत में सुबह 1 कप अदरक की चाय से शुरुआत करें। अगर आपकी सेहत पर इसका अच्छा असर पड़ने लगे तो धीरे धीरे दिन में 2 से 3 कप तक सेवन बढ़ा लें। तो ये है कुछ कदम आयुर्वेदिक जीवन की ओर यानी स्वस्थ जीवन की ओर। ये सभी टिप्स किडनी रोगियों के लिए तो फायदेमंद है ही, जो लोग किडनी रोग से ग्रस्त नहीं है उनके लिए भी ये फायदेमंद है।
आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपने लिए एक आहार शैली तैयार करवा सकते हैं और अपने योग आसनों की सूची भी बनवा सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियां जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि ये खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सके। एलोपैथिक मेडिसिन की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ता है। तो अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर कल ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है पेशेंट का? आर्य गौड़। कौन है आपके? मेरे फादर। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सर तभी उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, डायलिसिस उनकी चल रही थी। 1 महीने में 6 टाइम डायलिसिस उनकी हुई। अच्छा। और गले में पाइप वगैरह, डायलिसिस की पाइप वगैरह चल रही थी। अच्छा। शुगर 28 ईयर से शुगर के पेशेंट थे। अच्छा। नेट के जरिए और इनके जरिए मैंने यहाँ का एड्रेस लिया। यहाँ से मैंने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो उनके स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ थी, बट जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता गया, अभी 1.25 महीना हो गया है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा उनकी डायलिसिस भी बंद हो गई। अच्छा। उनकी जो डायलिसिस की ट्यूब थी वो भी हट गई। डॉक्टर जिस मैंने हॉस्पिटल में उनको दिखाया था पहले, जहाँ उनका मेडिसिन चल रही थी, उन्होंने खुद ने ये बोला कि आप कहाँ से ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो जिससे इतना जल्दी आपकी 1 महीने के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया। क्योंकि हमारे पास में, उनके पास में हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं 3-3, 4-4 महीने डायलिसिस करवाते हैं, बट 1 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट, तो वो देख के वो खुद आश्चर्यचकित थे। और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपने कहाँ से करवाया। तो फिलहाल ये है कि कंडीशन कि मेरे फादर का जो डायलिसिस था वो भी बंद हो गया है और उनकी डायलिसिस की जो ट्यूब थी वो भी हट गई है और उनकी बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो डायलिसिस नहीं कराया बिल्कुल? जी नहीं, मेरे को 46 डेज हो चुके हैं डायलिसिस करवाए। अच्छा, 46 डेज हो गए डायलिसिस नहीं कराया और अभी तक डायलिसिस की कोई चांस नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोला? जी। कहाँ पे दिखा रहे हैं? मैं महात्मा गांधी में दिखाया, मैंने जयपुर के SMS में मैंने दिखवाया, दोनों जगह ट्रीटमेंट चलाया। 7 दिन मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती रखा उनको, बट वहाँ पे इतना मतलब पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब मैं कहीं इनसे एड्रेस लेके यहाँ पे दिल्ली आपके पास में आया। तो अभी तो डायलिसिस की इनको आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब इनका डायलिसिस चल रहा था उस समय क्रेटिनिन का काफी बढ़ा हुआ। जी, क्रेटिनिन उस वक्त आई थिंक 12 के लमसम था। डायलिसिस भी चल रहा था जी। और बाकी सारी काफी और भी तकलीफ थी बॉडी में इनको, शरीर में। जी, बॉडी में कमजोरी थी, ब्लड की कमी थी, और जैसे बॉडी पे पूरी झुर्रियां आ रही थी। अभी चेहरा भी खिला हुआ है, बॉडी भी खिली हुई है, और खान पीन में भी उनके बहुत मतलब चेंजेस हुआ है। 45 days is a pretty big time when the dialysis is not required and not at all required. रेगुलर डायलिसिस करा रहे थे पेशेंट, डायलिसिस के बाद भी क्रेटिनिन जो था वो 12 के आसपास था। फिजिकली जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो अलग। आज ये रिपोर्ट अगर हम देखें, इसके अंदर क्रेटिनिन इनका 6.31 हो चुका है विदाउट डायलिसिस। 10/10/2018 की रिपोर्ट है, विदाउट एनी डायलिसिस। सिर्फ 1 महीना 1.25 महीना के अंदर अंदर ही क्रेटिनिन जो है वो रिड्यूस हो चुका है, 6 की रेंज में आ गया, 12 से 6 हो चुका है। तो अच्छे से इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी जैसे जैसे इनको बताया गया था, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, डाइट चार्ट भी, और रिजल्ट सामने है। एलोपैथिक डॉक्टर ने इनको खुद जाके बोला कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। जहां से इलाज करा रहे हैं उन्होंने खुद आके इनको बोला कि डायलिसिस की आपको आवश्यकता नहीं है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। क्या रिएक्शन था उनका, आप एक बार बताएं। उन्होंने मुझे यही बोला कि या तो आपकी रिपोर्ट्स में मिस्टेक, तो मैंने उनको यही बोला सर रिपोर्ट्स मैंने 2 बार चेक करवाई, क्योंकि जैसे आपको कंफ्यूजन है वैसे मेरे को कंफ्यूजन एक बार रिपोर्ट देख के हुआ था, बट मैंने फिर दूसरी जगह करवाई, वहाँ पे मेरे को ये पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स मिली। फिर मैंने उनसे ये बात की डायरेक्टली कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, आपका जो मानना था, फिलहाल जो मेरा मानना है जो रिपोर्ट्स के आधार पे उसमें बहुत चेंजेस है। तो उन्होंने भी मेरे बात से सहमत, उन्होंने भी बोला कि आपकी रिपोर्ट्स में बहुत चेंजेस है, मतलब पेशेंट को देख के ही ऐसा वो उन्होंने बोल दिया कि बॉडी में बहुत चेंजेस आया। रिपोर्ट्स देखने के बाद तो बात की बात है। तो ये उनका रिएक्शन था कि ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती,
लेकिन पेशेंट जो है वो भी समझदार है, उन्होंने 2 जगह से टेस्ट करा जी और अपनी समझदारी का पूरा सबूत दिया डॉक्टर के आगे कि मैंने एक नहीं 2 जगह से जांच कराई है और दोनों जगह की जांच में इंप्रूवमेंट है। और एलोपैथिक डॉक्टर ने खुद कहा कि किस प्रकार से इनको बॉडी में चेंजेस आए हैं, फिजिकली चेंजेस आए हैं। तो आर्य गौड़ जी जो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, टोंक जिला के हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट से, टोंक डिस्ट्रिक्ट के हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट नियर बाय जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, 58 इयर्स एज है पेशेंट की। एलोपैथिक डॉक्टर्स हैरान और आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ गई, ये उनकी साइंस में पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं अपनी आंखों के आगे। जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आपको कंटिन्यू हर 7 डेज के अंदर लाके पेशेंट को डायलिसिस करवानी है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से चाहे वो डॉक्टर कहीं के भी हों, रिपोर्ट्स कहीं की भी हों, हमारे पास आज की डेट में सारे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर की भी हर जगह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हर डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। किस प्रकार से उन्होंने किडनी की बीमारी को जीता और किस प्रकार से उन्होंने इस भयंकर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को मात दी। अच्छा, ये भी बड़ा प्रश्न होता है, एग्री होने में ना लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। जी, लेकिन अब टाइम लगता है। मेरे को भी बहुत से लोगों ने भ्रमित किया था कि इसमें आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मतलब डायलिसिस का जो पेशेंट है वो डायलिसिस इसकी कंटिन्यू जिंदगी भर चलती है। बट मेरा ये मानना था कि एक बार आजमाने में क्या जाता है। तो ट्राई इन्होंने किया और रिजल्ट्स इनके सामने आए। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक है वो बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। अगर आप उसका कंटिन्यू नियम से पालन करोगे तो आपकी बॉडी में रिलीफ आएगा, 100% आएगा, बशर्ते आप उसका नियम से पालन करें। तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने कही। सब चीजें अगर आप अच्छे से नियम से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं तो अच्छे से आपको रिजल्ट्स आएंगे। एक और चीज आपसे कहें, मिलते जुलते नामों से सावधान रहिए। कर्मा आयुर्वेदा ने जो कीर्तिमान स्थापित करे हैं उसको और लोगों का गलत इस्तेमाल तक किया जा रहा है और फर्जी तरीके से उनको दवाई दी जा रही है। तो कर्मा आयुर्वेदा की कोई ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है केवल दिल्ली प्रीतमपुरा स्थित। स्टॉप किडनी डायलिसिस।